नमस्ते दोस्तों, आज हम एक फिर नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे क्लास की। जो नया टॉपिक है वो है कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट का जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें कितने मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं, कौन कैबिनेट मंत्री होता है, कौन राज्य मंत्री होता है, कौन सबऑर्डिनेट होता है, कौन कैबिनेट के अधीन होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। मंत्रिमंडल में और मंत्रिपरिषद में शब्द कितना है, क्या कोई प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से चाहे जितने मंत्री बना सकता है, इसकी क्या सीमा हो सकती है, उसके बारे में भी इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें किसी विषय के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए कि उस विषय की शुरुआत है या वो शब्द की शुरुआत है जो कहाँ से हुई। तो मैं शुरू करने से मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो ब्रिटिश भारत में 1861 में यानी 1861 में एक भारत परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम। उस भारत परिषद अधिनियम के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले भारत में मंत्रिमंडल या विभागीय डिपार्टमेंट शब्द जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। विभागीय प्रणाली को ही वर्तमान में मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहा जाता है। विभागीय प्रणाली में उस समय ही पहली बार, जब उस समय जो भारत में जो राज्य अंग्रेजों के अधीन थे उनको प्रांत कहा जाता था, तो प्रांतीय प्रणाली यानी विधानसभाओं की शुरुआत भी उसी समय भारत में हुई थी। और ऐसा कह सकते हैं कि मताधिकार की शुरुआत भी अगर उसी समय माने में 1861 के अधिनियम में, तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि इसी समय यही शुरुआत भी हुई थी। तो देखिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1861 में भारत परिषद अधिनियम में पहली बार लॉर्ड कैनिंग वायसराय, क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन पूरे अपने हाथ में ले लिया। आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों ने भारत में दो पार्ट में शासन किया। पहला पार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया 1857 तक। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन नहीं था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने यानी ताज ने सीधा शासन अपने अधीन कर लिया, और उसके बाद में उन्होंने एक नया पद और नियुक्त किया, वायसराय, यानी गवर्नर जनरल को ही 1857 के बाद में वायसराय भी कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल कहा जाना जाता था, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल को एक पद और दिया गया, वायसराय। जब वह भारतीय राजाओं के साथ मिलकर काम करता तब वो वायसराय कहलाता, और जब वह ब्रिटिश जो राज्य थे उनके मैनेजमेंट का काम करता तब वो गवर्नर जनरल कहलाता। अब देखिए, इस समय ही भारत में सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना आप, लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति जो दो पद पर काम करता था, ये पद के नाम थे। और उस समय मंत्रिमंडल यानी इसने विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी, तो उसी समय भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि आज हम जो चर्चा करेंगे उस चर्चाओं में कैबिनेट और किचन कैबिनेट। देखिए, मैं बताऊं आपको, ब्रिटेन में क्या जो प्रधानमंत्री होता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने प्रमुख लोगों से मंत्रणा अपनी कैबिन में बैठ के करता था, तो उस कैबिन से ही कैबिनेट वर्ड बना। यानी जिसके पास में मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं, मुख्य लोग जो सरकार में शामिल होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हीं से मुख्य लोगों को बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिए जाते हैं जिम्मेदारी के, तो कैबिनेट से वर्ड बना कैबिनेट। और इसमें जो एक वर्ड है किचन कैबिनेट, बहुत भी बड़ा वर्ड सुनोगे किचन कैबिनेट, क्योंकि किसी देश में क्या उनसे कानून लाने हैं, क्या इम्प्लीमेंट करना है, ये सब जो मेन कैबिनेट की कोर टीम होती है वही करती है। यानी किचन जैसा होता है, क्या देश के लिए पक रहा है, वो वहीं से शुरुआत होती है। ज़्यादा जो ये वर्ड की जो प्रचलित हुआ वो श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय वर्ड ये प्रचलित हुआ, किचन कैबिनेट। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री कितने अधिकतम मंत्री बना सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसमें। और मंत्रिमंडल शब्द की शुरुआत कब हुई और अधिकतम मंत्री कितने बनाए जाते हैं, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैबिनेट। देखिए, भारत के मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। अब देखिए, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले हम कैबिनेट देखते हैं। मैंने बताया आपको कैबिन से कैबिनेट वर्ड की शुरुआत हुई है, और कैबिनेट मंत्रियों के लिए वर्ड काम में लिया जाता है मंत्रिमंडल। अगर सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की बात करेंगे तो कौन सा शब्द काम में लेंगे, यानी मंत्रिमंडल शब्द की बात हुई है तो कैबिनेट की बात हुई है। कई बार होता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मीटिंग लेंगे। आप मंत्रिमंडल कह दो चाहे कैबिनेट कह दो, एक ही बात है। हालांकि भारत में जो मंत्रिमंडल शब्द की शुरुआत है वो सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन में हुई थी। 44वां संविधान संशोधन।
इस समय ऐसा कहा गया था कि अगर यदि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी पड़ेगी। तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेना आवश्यक होगा। इसी समय मंत्रिमंडल शब्द लाया गया, यानी भारत के मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द है ही नहीं। भारत के मूल संविधान में शब्द है मंत्रिपरिषद। जब इन तीनों की बात हम करेंगे तो ये सब मिलाकर होगी मंत्रिपरिषद, लेकिन जब हम सिर्फ कैबिनेट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे मंत्रिमंडल। यानी जिसके पास में प्रमुख विभाग होते हैं, जो प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उनके लिए हम शब्द काम में और ले सकते हैं मंत्रिमंडल। ये सिर्फ शब्द काम में लिया जा सकता है कैबिनेट के लिए। अब देखिए, भारत में वित्त विभाग निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह। ये जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी डिपार्टमेंट कैबिनेट स्तर के डिपार्टमेंट होते हैं। और देखिए, एक कैबिनेट स्तर का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अधीनस्थ अधिकतम 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब कैबिनेट मंत्री अपने अधीन जब दूसरे मंत्री बनाएगा तो उनको बोलेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य के मंत्री है, ये है केंद्रीय राज्य मंत्री। कैसे मंत्री है? केंद्रीय। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री कैसे हैं? ये अधीनस्थ, ये इनको कह सकते हैं सबऑर्डिनेट। यानी जब सबऑर्डिनेट होगा, यानी निर्मला सीतारमण अपने अंडर में और मंत्री बनाएगी तो वो कहलाएंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कहलाएंगे क्योंकि वो कैबिनेट के अधीन है। तो एक कैबिनेट अपने अंडर में, क्योंकि एक निर्मला सीतारमण तो पूरे भारत का काम नहीं संभाल सकती, इसीलिए वो अधिकतम 4 मंत्री अपने अधीन बना सकती हैं। तो ऐसे ही ये सारे कैबिनेट अपने अधीन मंत्री बना सकती हैं। और इस कैबिनेट का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री खुद भी एक कैबिनेट मंत्री ही होता है, लेकिन वो मंत्रियों का प्रधान होता है, इसलिए उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर हम इसमें और चर्चा करना चाहें कि अधिकतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं, तो देखिए, हमारे भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 75(1) ये कहता है कि भारत में जितनी सीटें लोकसभा की होगी, यानी लोकसभा की सीटें कितनी है भारत में? 543। यानी लोकसभा की कुल सीटों, लोकसभा की जो निर्वाचित सीटें हैं कुल, उनकी कुल सीटों का अधिकतम 15% लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी 543 का अगर हम 15% निकालेंगे तो इतने ही लोगों का अधिकतम मंत्री, यानी इसका 15% होगा 81। यानी अधिकतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? 543 का 15% कितना होगा? 81। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो भी 15% से ज़्यादा लोगों को मंत्री नहीं बना सकता है। और ऐसा कैसा राज्य, ऐसा कैसा फॉर्मूला राज्यों में जैसे आप मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान में अधिक विधानसभा की संख्या कितनी है? 200 का 15% कितना होगा? 30। यानी अशोक गहलोत चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भी वो 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं, और खुद भी उसमें शामिल है। यानी ऐसा नहीं है खुद के अलावा 30, यानी वे खुद भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद अलावा देखिए कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है और अरुणाचल प्रदेश है। कई ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा की संख्या 40 है। क्या है? 40। अगर हम 40 का 15% निकालें तो होगा 6। तो 6 लोग तो कैसे एक राज्य को संभालेंगे? तो यहाँ पर ये 15% का फार्मूला नहीं चलता है। भारत के ऐसे राज्य जिसमें विधानसभा की संख्या 40 या उससे कम है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे भारत में 91वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन ये हुआ सब 2003 में। भारत में 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके अनुसार भारत के ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है या 40 के आसपास है, तो उनमें अधिकतम मंत्री का फार्मूला 15% का नहीं चलेगा, उसमें अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं 12। ये ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल के बारे में जो इसका संविधान संशोधन है वो 91वां संविधान संशोधन है, जो कि 2003 में हुआ। इसके अलावा मंत्रिमंडल के बारे में एक बात और है कि संविधान का अनुच्छेद जो 75(3) है, यानी 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से जो होगी वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिमंडल, फिर आप समझ लीजिए, जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो होती है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, क्योंकि इन्हें नियुक्त जो करता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसीलिए ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और एक बार आप फिर समझ लीजिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट के लिए यूज़ में आता है, और मंत्रिपरिषद जो है यानी सभी के लिए। जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की मीटिंग लेगा अर्थात सभी मंत्रियों को आना होगा, जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मीटिंग लेगा यानी सिर्फ कैबिनेट को इसमें आना होगा। ये हमने प्रयास किया एक बार मंत्रिमंडल को समझने का। इसके बाद हम जल्दी नए टॉपिक पर आएंगे और आप तैयारी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।